क्रॉप है जिसको न्यूट्रिशन ज्यादा मात्रा में लगता है। क्या न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मतलब क्या? उसका खाना, गन्ने का खाना जो सॉइल में लगता है, हमारे को खाद हो, हमारा का फर्टिलिटी हो वगैरह वगैरह, उसको न्यूट्रिशन ज्यादा लगता है, वो ज्यादा न्यूट्रिशन अपटेक करता है। इसकी वजह से गन्ने का अगर फर्टिलाइजर कॉस्ट हम देखते हैं बहुत हाई होता है, ज्यादा खर्चा हमें खाद के ऊपर जाता है। लेकिन ऑन एन एवरेज आप देखते हो गन्ने का अगर मुझे उत्पाद बढ़ाना है तो मुझे बेसिक 5 चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। कितने? 5 चीजें ऑलरेडी वो आप करते ही हो, लेकिन वो अच्छी तरह से सही मात्रा में अगर आपने किया तो 100% गन्ने का आपका उत्पाद बढ़ने वाला है। क्या है 5 चीजें? उसको हम पंचसूत्री बोलते हैं। 5 सूत्र है। क्या है? 5 सूत्र है। सबसे पहला सूत्र है उसमें सॉइल फर्टिलिटी, जमीन की उपजाऊ क्षमता जिसे हम बोलते हैं, जमीन की उपजाऊ क्षमता के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। दूसरा है हमारा प्लांटेशन मेथड, जिस प्रकार से हम शुगर केन लगाते हैं, दो सरी के बीच का अंतर, वैरायटी कौन सी लगाते हैं, किस सीजन का गन्ना लेते हैं, शुरू लेते हैं, अड़साली लेते हैं, प्री सीजन लेते हैं, खोड़वा लेते हैं, तो उस हिसाब से मेरा शुगर केन किस टाइप का है वो प्लांटिंग मेथड भी यहाँ पे मैटर करता है। तीसरा सूत्र क्या है? फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, खाद डालना जिसे हम बोलते हैं, तो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मुझे करना पड़ेगा। उसके बाद होता है वाटर मैनेजमेंट। शुगर केन को ज्यादा क्या लगता है? पानी। पूरे साल जिसके पास पानी है वही शुगर केन लगाता है, तो वाटर मैनेजमेंट उसको करना है। और सबसे लास्ट में आता है प्लांट प्रोटेक्शन एंड ओवरऑल मैनेजमेंट, पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल, पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल। लेकिन इन 5 चीजों में ऑलरेडी ये 5 चीजें हम करते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे एवरेज किसान भाइयों का ये लास्ट वाले जो 3 है ना, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, वाटर मैनेजमेंट और प्लांट प्रोटेक्शन, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। उसका टारगेट क्या है? मुझे अगर उत्पाद बढ़ाना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा खाद डालनी पड़ेगी। सबसे पहला आंसर क्या आया? खाद डालना ज्यादा डालनी चाहिए, क्योंकि फार्मर का आप सबका मेंटालिटी क्या हुआ है अभी, ज्यादा खाद डाला, ज्यादा खर्चा किया तो जाके मुझे ज्यादा उत्पाद मिलेगा। इसके ऊपर आपका ध्यान है। दूसरा ध्यान किसके ऊपर देते हो? पानी के ऊपर, करेक्ट ना? देना चाहिए क्या? देना चाहिए। और तीसरा ध्यान देते हो आप प्लांट प्रोटेक्शन के ऊपर। लेकिन ये पहले वाले जो 2 है, सॉइल फर्टिलिटी और प्लांटेशन मेथड, इसके ऊपर आप फोकस करते ही नहीं, इसके ऊपर फोकस नहीं करते। इसकी वजह से क्या होता है, जो रिजल्ट्स आने चाहिए, जो उत्पाद बढ़ना चाहिए, वो सही मात्रा में नहीं बढ़ता। आपको उत्पाद बढ़ाना है, शुगर केन का एवरेज आपका 100 टन तक लेके जाना है, तो 80% का काम सॉइल फर्टिलिटी और प्लांटेशन मेथड के ऊपर होना चाहिए। किसके ऊपर? सॉइल फर्टिलिटी, मेरी जमीन कितनी ज्यादा उपजाऊ बने, इसके ऊपर आपका काम होना चाहिए। 80% प्लांटेशन मेथड, इन दोनों चीजों के ऊपर आपका काम होना चाहिए। और बाकी 20% काम वाटर मैनेजमेंट हो, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हो या पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल हो, उसके ऊपर आपका 20% ही काम होना चाहिए। लेकिन ज्यादा काम किसके ऊपर होना चाहिए? सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और हमारा शुगर केन का मटेरियल। अगर हम देखते हैं हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, कौन सा यहाँ पे नजदीक? नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हर बार रिसर्च करता है, एक अच्छी वैरायटी आपको हर सीजन के लिए देता है कि नहीं? वो क्वालिटी की वैरायटी हमें सिलेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी का हर साल एक डायरी निकलता है, कृषि दर्शनी जिसे बोलते हैं, उस कृषि दर्शनी को हमें फॉलो करना चाहिए। क्या? कृषि दर्शनी मिलता है, हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कृषि दर्शनी मिलता है। हर साल नए नए कौन से टेक्निक्स आए, कौन सी वैरायटीज आई, उनको हमें एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि क्या है, इसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च की जाती है और उसके बाद वो वैरायटी उस एरिया के लिए, उस सीजन के लिए डिसाइड की जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर रोल प्ले करता है कौन सा है? सॉइल फर्टिलिटी। आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जितनी रहेगी उतना ज्यादा आपका उत्पाद बढ़ेगा। आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम, आपका उत्पाद कम। ज्यादा 80% का हमें मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के ऊपर करना
पड़ेगा, तब जाके शुगर केन का आपका उत्पाद बढ़ने वाला है। करेक्ट? तो जितना आप मिट्टी के ऊपर काम करोगे उतना आपका उत्पाद वहां पे बढ़ने वाला है। तो 20% इसके ऊपर काम करता है। अगर मुझे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाना है क्या करना पड़ेगा? आप सबको मालूम है ये पॉइंट्स। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अगर मुझे बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? सॉइल कोई बता टेस्टिंग, सकता है? सॉइल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। सॉइल टेस्टिंग, क्या? प्लाविंग, प्लाव कल्टीवेशन, जुताई करनी पड़ेगी। यस, सर ने बताया अच्छी तरह से जुताई करनी पड़ेगी। और जैविक खाद, करेक्ट पॉइंट, जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए। और सॉइल टेस्टिंग। आप फार्मर्स हो ना, क्या करते हो गन्ना लगाने से पहले सॉइल को अच्छा करने के लिए? क्या चाहिए? ओके, और ऑर्गेनिक कार्बन बनाना चाहिए। सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ानी है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन। आप किसी भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, उन सबको एक सवाल पूछना, मिट्टी की उपजाऊ बढ़ाने का सूत्र क्या है? तो एक ही नाम है, ऑर्गेनिक कार्बन। तो सर के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। देखो, हमें बार बार बोलते हैं ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करो, ऑर्गेनिक से ये होगा वो होगा, ठीक है, बेनिफिट मिलेंगे क्या? 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कार्बन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। हम उसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारा टास्क क्या है? खाद लाओ, डालो, गन्ना निकालो। लेकिन वो जो मिट्टी है, वो मिट्टी में मेरा ऑर्गेनिक कार्बन है नहीं है, बैक्टीरिया है नहीं है, ये कोई चेक नहीं करता। तो ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन अगर आपने आपकी मिट्टी में बढ़ाया तो आपका उत्पाद वहां पे बढ़ने वाला है। तो क्या बढ़ाना है हमें? ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है। अभी मुझे बताओ, ऑर्गेनिक कार्बन का रोल क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? कार्बन क्यों ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाओ, जैविक खाद डालो, ऑर्गेनिक कार्बन ही क्यों बढ़ाना है? बता सकते हो? बताया जाता है बार बार आपकी जो गवर्नमेंट। यस सर, जमीन बैलेंस करता है। ओके, जमीन अच्छी बनाता है, उसका पेनिट्रेशन अच्छा होता है। ओके, सो बेसिकली जब आप जैविक खाद का इस्तेमाल करते हो, उससे पहले जैसे सर ने भी एक पॉइंट बताया था, वो भी पहले समझ लेते। और मैं बताया था कि जुताई अच्छी होनी चाहिए, करेक्ट? यस। क्यों अच्छी होनी चाहिए? शुगर केन क्या है मैंने बताया। शुगर एक ऐसा क्रॉप है जो मिट्टी में से न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में खींचता है, करेक्ट? तो कौन खींचता है न्यूट्रिएंट्स? रूट्स ज्यादा मात्रा में पेनिट्रेट होके हमारे न्यूट्रिएंट्स शुगर केन को पहुंचाते हैं, करेक्ट? अभी मुझे बताओ, आपका मिट्टी ही कड़क है तो रूट्स पेनिट्रेट हो गए क्या? नहीं हो गए। वो जो शुगर केन है उसका एनर्जी कहां पे चला जाएगा? पेनिट्रेट होने में, नीचे जाने में उसका एनर्जी चला गया। उसका काम क्या है? न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करना। लेकिन उसको हमने किस काम में लगा दिया? तू नीचे जाके न्यूट्रिएंट ला। तो उसका एनर्जी कहां पे वेस्ट हुआ? नीचे जाने के लिए। लेकिन हमने पहले से ही जुताई अच्छी की होगी, कम से कम 7 से लेकर 9 सेंटीमीटर डेप्थ तक, 9 इंच तक आपकी मिट्टी ढीली डाली होनी चाहिए। शुगर केन में जब आप काम करते हो 7 से लेकर 9 इंच तक आपका जो मिट्टी है वो ढीला डाला होना चाहिए। अगर वो ढीला डाला रहेगा तो उसमें रूट्स अच्छी तरह से पेनिट्रेट होंगे, और रूट्स अच्छी तरह से पेनिट्रेट हुए तो वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क क्या करना है? जुताई 7 से लेकर 9 इंच तक ढीली डाली हमारी जमीन होनी चाहिए। वहां पे व्हाइट रूट्स का पेनिट्रेशन अच्छा होता है। दूसरी चीज यहाँ पे हमें करनी है, ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आप कितना भी उसको ना बोलो, आप कितना भी उसे इग्नोर करो, आज नहीं तो कल
हमें ऑर्गेनिक के ऊपर शिफ्ट होना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। गवर्नमेंट भी ऑर्गेनिक के लिए सेपरेट बजट लाया है, मालूम है ना। इस साल का बजट आपने अगर पढ़ा तो इस साल के बजट निर्मला सीतारमण जी ने ऑर्गेनिक के लिए एक सेपरेट बजट सैंक्शन किया है, क्योंकि ये अभी फ्यूचर का नीड है। ऑर्गेनिक के ऊपर नहीं जाओगे तो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन नहीं कर पाएगी। ये लिख लो, अगर आप ऑर्गेनिक नहीं करोगे, आपकी मिट्टी में आपकी जो खेती है उस खेती में अगला जनरेशन खेती ही नहीं कर पाएगा। इतना वर्स्ट कंडीशन आज खेती का है, करेक्ट ना। तो हमें ऑर्गेनिक का इस्तेमाल वहां पे करना है। सर ने जैसे बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट, जुताई अच्छी होनी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनिक कार्बन को हमें बढ़ाना है। ऑर्गेनिक कार्बन को हमें बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? उत्पादन बढ़ाने के, लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन को ही क्यों बढ़ाना है ये पहले समझ लो। क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन आपके जो फील्ड में, आपके खेत में तरह तरह के बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। उस बैक्टीरिया का खाना मतलब ऑर्गेनिक कार्बन। उस बैक्टीरिया का खाना क्या है? ऑर्गेनिक कार्बन। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन रहेगा उतना ज्यादा बैक्टीरिया के लिए क्या होगा? खाना रहेगा। बैक्टीरिया के लिए खाना रहा तो बैक्टीरिया उसका काम करने वाला है। तो इसलिए हमें ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में बढ़ाना जरूरी है। समझ में आता है? थोड़ा थोड़ा ओके, ठीक है। तो हमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है, हमारे फील्ड में बैक्टीरिया बढ़ाना है। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे एक बताओ, बारिश होती है, करेक्ट ना? तो सब जगह हमारे यहाँ पानी चाहिए होती है, करेक्ट। सब जगह क्या दिखता है? हरा भरा हरा भरा हरा भरा दिखता है कि नहीं? जंगल में जाओ, खेत में जाओ, सब जगह हरा भरा है। लेकिन बारिश अगर स्टॉप हुई, बारिश अगर स्टॉप हुई तो खेत पीला पड़ता है। क्या होता है? खेत पीला पड़ता है, लेकिन जंगल हरा हरा ही रहता है। क्यों? देखते हो ना, एक बार बारिश हुई और कैंप पड़ा तो जंगल हरा भरा ही रहेगा और जो हमारा वो पीला पड़ने दिखता है। क्यों दिखा है ऐसा? ये आपका खेत का जो बाउंड्री है, खेत का जो बाउंड्री है उसके ऊपर भी आपको हरियाली दिखती है, लेकिन जो मेन क्रॉप है उसमें हरा भरा नहीं दिखता। क्यों? जमीन सख्त हो गया और रासायनिक खाद का इस्तेमाल, और ये सब देखा है आपने। जंगल में हरा भरा लगता है लेकिन हमारा फील्ड पीला पड़ता है, हाइट में पड़ता, वहां पे अच्छा चल रहा है, अपने यहाँ पे कम अच्छा चल रहा है। ऐसा क्यों? ऑर्गेनिक कार्बन, जंगल में ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा है और वो तो ही सॉइल पीएच। और देखो ऑलरेडी हमारे सृष्टि ने हमें बहुत भर भर के दिया है। क्या जी? बहुत भर भर के दिया है। हमने क्या किया? हमने केमिकल लाया। केमिकल कहाँ पे छोड़ा? हमारे खेत में छोड़ा। उस केमिकल ने क्या किया? आपके खेत में जितने भी बैक्टीरिया थे वो क्या किया? सब बैक्टीरिया खत्म, बाय। और जंगल में बैक्टीरिया वैसे की वैसे ही है। आपका खेत का जो बाउंड्री रहता है, बांध जो रहता है, वहां पे बैक्टीरिया वैसे की वैसा है। जब बारिश आती है वो बैक्टीरिया एक्टिव होता है, वो बैक्टीरिया एक्टिव होता है। एक्टिव करके उसका काम चालू करता है, उसका काम चालू। लेकिन हमारे फील्ड में बैक्टीरिया नहीं, तो काम करेगा कौन? करेक्ट ना? आप बोलेंगे अपने कार्बन का इस्तेमाल करो, बढ़ाओ, लेकिन आपके जमीन में बैक्टीरिया है ही नहीं, तो उसका काम कौन करेगा? उसका काम फिर से जाओ खाद खाओ, खाद जमीन में डाल दो, ये चल रहा है अपना। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाओगे, आपके फील्ड में बैक्टीरिया बढ़ाओगे, तो आपको बाहर से खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो ऐसा ही चल रहा है। लेकिन इसको हम सुधार सकते हैं क्या? 100% इसको हम सुधार
सकते। मेरे मतलब सॉइल फर्टिलिटी बढ़ानी है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है और हमारे फील्ड में बैक्टीरिया का ही मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। बैक्टीरिया का क्या काम करते हैं? क्या करते हैं? जमीन मल्चिंग करते हैं और हवा में से क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, करेक्ट ना? कितना नाइट्रोजन है हवा में? 78%। बचपन में स्कूल में पढ़ाया जाता है हमारे हवा में, माटी में, सृष्टि में नाइट्रोजन कितना है? 78। और हम कितने परसेंट वाला डालते हैं? नेचर ने कितने परसेंट वाला दिया? 78% वाला, वो भी फ्री में। और हम कितने परसेंट वाला डालते हैं? 46% वाला। कौन सा अच्छा है? सर ने करंट बताया, वो जो बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, जो सृष्टि ने दिया हुआ जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का काम हमारे जमीन में करते, करेक्ट ना? लेकिन जब आप देखते हो सिर्फ नाइट्रोजन, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स के लिए बैक्टीरिया काम करते हैं। सिर्फ नाइट्रोजन के लिए नहीं, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स के लिए बैक्टीरिया वहां पे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं आप देखोगे। एक एग्जांपल लेता हूँ। ये क्या है? ये क्या है? रोटी। रोटी। क्या खाते हो? रोटी। रोटी खाते हो ना? क्या गेहूं चपाता है कोई? रोटी खाते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली गेहूं खा रहे हैं ना, लेकिन रोटी बनाकर खा रहे हैं। कैसे? रोटी बनाकर। रोटी बनाकर खा रहे हैं, डायरेक्ट गेहूं खा नहीं। खाए तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लॉक, करेक्ट ना? तो ये जो बैक्टीरिया रहते हैं, इन बैक्टीरिया का क्या है? जो सृष्टि ने दिया हुआ नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटैश है, उसका कन्वर्जन पौधे को लगने वाले नाइट्रोजन में क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? पौधे को जो नाइट्रोजन लगता है, हम फॉर ए ह्यूमन हम गेहूं खा नहीं सकते, लेकिन हम गेहूं का रोटी खा सकते हैं, करेक्ट ना? उसी प्रकार से निसर्ग में 78% नाइट्रोजन है। क्रॉप वो नाइट्रोजन नहीं लेगा, लेकिन उसका कन्वर्जन अगर मैंने नाइट्रेट में किया तो क्रॉप आसानी से खा सकता है। तो हमें क्या करना है? उस नाइट्रोजन का कन्वर्जन किस में करना है? पौधे को लगने वाले नाइट्रोजन में करना पड़ेगा, करेक्ट ना? तो वो काम करता है सिर्फ बैक्टीरिया, और कोई कर नहीं सकता। कौन कर सकता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कितना काम करेगा? रॉ नाइट्रोजन का कन्वर्जन पौधे को एक रूप में करके नाइट्रेट फॉर्म में करके देगा, और नेचुरली उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा, नेचुरली उसको फास्फोरस प्रोवाइड करेगा, नेचुरली उसको पोटेशियम प्रोवाइड करके देगा। तो इस हिसाब से हमें सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करना चाहिए। ऑर्गेनिक कार्बन क्या करेगा? उसका खाद, बैक्टीरिया का खाद्य कौन काम करेगा? ऑर्गेनिक कार्बन काम करेगा, ठीक है? तो इस हिसाब से हमें हमारे जमीन में क्या करना है? बैक्टीरिया का प्रमाण वहां पे बढ़ाना जरूरी है। वही बैक्टीरिया नेटसॉफ्ट ने आपके लिए लाया है, जिसका नाम है बायोफिट एन। क्या है बायोफिट एन? क्या है ये? अज़ोटोबैक्टर। क्या है? अज़ोटोबैक्टर। क्या काम करेगा? अभी बताया मैंने, जो रॉ नाइट्रोजन है, सृष्टि ने दिया हुआ नाइट्रोजन का कन्वर्जन पौधे को लगने वाले नाइट्रोजन में करने का काम ये अज़ोटोबैक्टर करने वाला है। ये प्योरली जैविक है, किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट आप पे नहीं आएगा। ये काम करते 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 वो बहुत सारे बेनिफिट भी आपको देगा। नाइट्रोजन का कन्वर्जन करेगा ही, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा ही, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा। आपका केमिकल का खर्चा कम करने का काम ये अज़ोटोबैक्टर करेगा। और क्या काम करेगा? तरह तरह के अदर जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम ये अज़ोटोबैक्टर करता है। तो इस तरह से नेटसॉफ्ट ने, बायोफिट ब्रांड ने आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट लाया है? बायोफिट एन। ये बायोफिट एन आपका सृष्टि का जो नाइट्रोजन है वो पौधे को लगने वाले नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर आपके शुगर केन को जैविक नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का काम करने वाला है। ओके, आगे जाए। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा पूरा? थैंक यू। उसके बाद कौन सा है? बायोफिट टी। टी मतलब
फास्फोरस। जैसा नाइट्रोजन का कार्य है उसी तरह से फास्फोरस का कार्य है, करेक्ट ना? लेकिन फास्फोरस का जब आप देखते हो, फास्फोरस की गोली और यूरिया की गोली कितने में आती है? यूरिया की कितने में आती है? 280। तो फास्फोरस की 1314। ऐसा क्यों? यूरिया की 280, फास्फोरस की 1400। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रॉ फास्फोरस है उसका पौधे को लगने वाला फास्फोरस का जो कन्वर्जन है वो आसान नहीं है। हम कितना भी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाले फिर भी वो हो नहीं सकता। आप जितना फास्फोरस जमीन में डालते हो 100% कभी यूटिलाइज नहीं होता, 100% कभी यूटिलाइज नहीं होता। फास्फोरस का गुणधर्म क्या है? वो जो बाइंडिंग मटेरियल आता है उस बाइंडिंग मटेरियल के साथ चिपक के रहता है। क्या करता है? चिपक के रहता है। वो इजीली पौधे को दिखता ही नहीं। आप कितना भी महंगा गोटी डालो 100% फास्फोरस आपके पौधे को कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप बायोफिट डी का इस्तेमाल करते हो, ये प्रोडक्ट क्या काम करता है? एटमॉस्फेरिक फास्फोरस फिक्स तो करता है लेकिन तरह तरह के एसिड रिलीज करता है। क्या करता है? ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करता है। वो एसिड क्या करता है? जितने भी आपने केमिकल वाला खाद डाला है, जितना आपके फील्ड में फास्फोरस है, वो 100% यूटिलाइज करने वाला प्रोडक्ट है। मतलब क्या? आपका केमिकल खाद का भी यूटिलाइजेशन करके देगा और आपका जो जैविक नाइट्रोफॉस्फोरस है जमीन में उसका भी कन्वर्जन करके देने वाला ये प्रोडक्ट है। तो दोनों बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं इस प्रोडक्ट के माध्यम से। अगले बढ़ते हैं। उसी तरह से जैसे फास्फोरस है उसके बाद पोटेशियम है, जिस तरह से नाइट्रोजन है फास्फोरस है उसी तरह से पोटेश है। लगते हैं ना जमीन में, ये सबको मालूम है। हर फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेश लगता ही है। सेम उसी तरह से लेकिन जैविक पद्धति से आपके जमीन में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेश का उपलब्ध करने का काम ये तीनों प्रोडक्ट वहां पे करने वाले। तो ये तीनों प्रोडक्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हो आपका केमिकल का खर्चा कम से कम 50% कम करना ही पड़ेगा। आपको वही 50% सेविंग हो गया केमिकल का। कितना? 50% आप केमिकल बंद करो, ये तीनों प्रोडक्ट देना चालू करो, करेक्ट? तो ये कम से कम खर्च में आपको ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेश प्रोवाइड करने का काम करने वाले हैं। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे जब हम देखते हैं, जैसे सर ने बताया ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना चाहिए, उसी तरह के अदर प्रॉपर्टीज भी है जमीन में। सॉइल फर्टिलिटी सिर्फ ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने से नहीं, आपके सॉइल का स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ेगा, आपके सॉइल का टेक्सचर भी चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ ऑर्गेनिक खाद डालने से काम चलेगा क्या? नहीं। मुझे बताओ, आपके दादाजी पिताजी जब खेती करते थे, जो हमारा प्लो था, नांगर था, वो कितने डीप जाता था? नांगर को क्या बोलते हैं? प्लोइंग को क्या बोलते हैं सर? प्लोइंग को प्लोइंग हमारा हल आज से 50 साल पहले कितने डीप जाता था? अच्छी तरह से जाता था। उस टाइम लकड़ी का था, अभी लोहे का है, करेक्ट है? कितने पहले सिर्फ बैल से हल चलाते थे, आज ट्रैक्टर है, एचपी में ट्रैक्टर है। उसके बाद शायद जेसीबी लगाना पड़ता है, करेक्ट ना? हम कर रहे, लेकिन आज की कंडीशन वैसे ही दोस्तों। हमारा जो हल था, हमारा उड़न का हल था, लकड़ी का हल था, वो ज्यादा टिक जाता था, लेकिन हम लोहे का हल इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी हमारी जमीन की जुताई अच्छी तरह से क्यों? क्योंकि हमने केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे बताओ, यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, बचा उचा क्या है? क्या है? फिलर मटेरियल और कुछ नहीं है। फिलर, ये फिलर मटेरियल कहाँ पे जाता है? पानी के साथ उड़ जाता है, जमीन में नीचे जाता है। वो वैसे के वैसा ही जिस जगह पे आप डालते हो वही के वही रह जाता है। वो क्या करेगा? नाइट्रोजन रिलीज करेगा,
नाइट्रोजन पौधे के ऊपर चला जाएगा और बचा बचा फिलर मटेरियल कहाँ पे जाएगा? सपाटी पर जमीन में वैसे की वैसे ही रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो जमीन का लेयर है वो क्या हो रहा है, डे बाय डे हार्ड हो रहा है, और हार्ड जमीन होने की वजह से आपके रूट्स अच्छी तरह से पेनिट्रेट नहीं हो रहे। ये प्रॉब्लम है कि नहीं? इसको सॉल्व करो, आपका ऊपर बढ़ेगा। इसको सॉल्व करो, आपका ऊपर बढ़ेगा। इसको अगर सॉल्व करना है तो जुताई अच्छी करनी चाहिए। ये जो शेड नाम का प्रोडक्ट है, सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी, जिसे आप शेड बोलते हैं, ये शेड वाले इस टाइप वाले प्रोडक्ट का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यह प्रोडक्ट क्या काम करेगा, आपकी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, क्या फिजिकल, केमिकल और भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणधर्मों को अच्छा बनाने का काम ये प्रोडक्ट करने वाला है। भौतिक गुणधर्म मतलब क्या, आपके सॉइल में हवा रहनी चाहिए, करेक्ट ना? आपकी सॉइल में हवा रहनी चाहिए, आपकी मिट्टी ढीली ढाली होनी चाहिए, करेक्ट? यस। आपकी मिट्टी ढीली ढाली रहनी चाहिए, आपके सॉइल में हवा होनी चाहिए, आपके सॉइल में पानी को पकड़ के रखने की क्षमता भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पानी को पकड़ के रखने की क्षमता भी आपकी मिट्टी में वहां पे होनी चाहिए। तो इन सभी गुणधर्मों में उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सॉइल का पीएच आता है, करेक्ट ना? Yes. उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मतलब न्यूट्रिएंट का फ्लो जमीन से लेकर रूट्स तक, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। उसके बाद आता है जैविक गुणधर्म, जिसमें तरह तरह के बैक्टीरिया आते हैं, तरह तरह के ह्यूमस आता है। तो ऐसे जैविक, रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों को बढ़ावा देने वाला कौन सा प्रोडक्ट है हमारा? शेड नाम का प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमें एमपीके के साथ करना है, करेक्ट? तो इस वाले टाइप वाला शेड प्रोडक्ट का हमें इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। एनपीके के साथ आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हो, किसके साथ? एनपीके प्लस शेड, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। कितना करना है? 1 लीटर बायोफिट एल, 1 लीटर बायोफिट पी, 1 लीटर बायोफिट के, 1 लीटर बायोफिट शेड फॉर 1 एकड़ लैंड। कितने एकड़? आपका बीघा से हिसाब से है तो आप बीघा के हिसाब से दो, लेकिन स्टैंडर्ड है उसके 1 लीटर पर एकड़ ईच प्रोडक्ट। समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है क्या प्रोडक्ट है, किसने यूज किया? हाथों पर करो, सभी ने यूज किया। आप सभी के लिए एक जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये जादू वाला प्रोडक्ट है। कैसा जादू? मतलब फवारा स्प्रे किया 2 दिन में हरा भरा, होता है कि नहीं? गारंटेड रिजल्ट है। आज से नहीं बेच रहे, 24 साल से बेच रहे। कब से बेच रहे? आज तक कंप्लेंट नहीं, आज तक नेगेटिव रिजल्ट नहीं। तो इस प्रोडक्ट के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये सेलिंग प्रोडक्ट है सरकार, जिसमें लाखों में करोड़ों फार्मर्स की सेवा की इस प्रोडक्ट ने। ये जो प्रोडक्ट है स्टिमरिच, ये जैव उत्तेजक में आता है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आपने दिए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, नेटसन के साइट पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, स्टिमरिच सर्च करो, इसके कई टेस्टिमोनीज, कई सारे के फीडबैक आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट की खासियत क्या है? ये प्रोडक्ट की खासियत क्या है? जिस चीज की आप खेती करते हो, मशरूम छोड़ के, जिस पौधे की आप खेती करते हो, हर एक पौधे में आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो और हर एक स्टेज में कर सकते हो। इस स्टेज में, हर एक स्टेज में। अभी मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारे किसान को तरह तरह के प्रोडक्ट का सजेशन आता है, आप ये इस्तेमाल करो। आपको जर्मिनेशन बढ़ाना है, आप ये इस्तेमाल करो। आपको व्हाइट रूट डेवलप करना है, आप ये इस्तेमाल करो। आपको ब्रांचेस लानी है, आपको फोटोसिंथेसिस बढ़ाना है, आप XYZ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो। उसके बाद आपको फ्लावरिंग अच्छा करना है, ये इस्तेमाल करो। आपको फ्रूट की साइज से बढ़ाना है, गन्ने की साइज को बढ़ाना है, शुगर कंटेंट बढ़ाना है, आप ये प्रोडक्ट यूज करो। तो क्या हो रहा है, फार्मर को तरह तरह के सजेशंस मिलते हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल वहां पे सजेस्ट किया जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, फार्मर का हमारा खर्चा बढ़ जाता है, करेक्ट ना?
जर्मिनेशन के लिए अलग प्रोडक्ट, वाइट के लिए अलग प्रोडक्ट, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए अलग प्रोडक्ट, बढ़ानी है उसके लिए अलग प्रोडक्ट, हमें रूट का साइज शेप बढ़ाना है उसके लिए प्रोडक्ट। तो इससे क्या हो रहा है, हम किसान भाइयों का क्या बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, करेक्ट। और क्या है, प्रोडक्ट के रिजल्ट गारंटेड नहीं है। आज जाओ मार्केट में और बोलो रिजल्ट का 100% गारंटी देता है क्या? नहीं देते लोग। लेकिन स्टीमरिज एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप फील्ड में जितने भी क्रॉप लिए जाते हैं उसके हर एक स्टेज में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं। जर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल किया तो आपको 90 से लेकर 95% तक का जर्मिनेशन वहां पे देखने को मिल जाएगा। कितना जर्मिनेशन? 90 से लेकर 95% तक का जर्मिनेशन। जितना ज्यादा जर्मिनेशन उतना ज्यादा उपजाऊ क्षमता, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, जितनी ज्यादा उपजाऊ क्षमता उतना ज्यादा मेरा बढ़ने वाला है। तो स्टीमरिज क्या करेगा, आपका जो गन्ना है, गन्ने की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का काम यहाँ पे करने वाला। ओके, दूसरी चीज आती है व्हाइट रूट डेवलप होना। दूसरी चीज आती है कौन सी? व्हाइट रूट डेवलप होना। ओके, दूसरी चीज आती है इसमें व्हाइट रूट का डेवलप होना। क्यों जरूरी है व्हाइट रूट? क्योंकि न्यूट्रिएंट को सबसे कौन ऑब्जर्व करते हैं? व्हाइट रूट। सफेद मूली क्या करती है? न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन से ज्यादा एब्सॉर्ब करने का काम इस व्हाइट रूट्स के माध्यम से किया जाता है। तो न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करना है, शुगर केन में इसकी ज्यादा जरूरत है। तो इस कंडीशन में हम इसका ब्रेंचिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्रेंचिंग कर सकते हैं, मतलब पानी के साथ में दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके जो गन्ना है गन्ने के व्हाइट रूट्स है। तो ऐसे तरह तरह के यूएसपीज है इस प्रोडक्ट के। हर एक प्रोडक्ट का जब आप देखोगे इसके तरह तरह की यूएसपीज आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको इसका स्प्रेइंग भी लेना है। क्या लेना है? स्प्रेइंग लेना है। क्यों लेना है? ये जो आपका पत्ता है, आपका पत्ता है, कौन से भी मतलब क्रॉप का हो, शुगर केन का हो, अनियन का हो, कपास का हो, ग्राउंडनट का हो, उसमें क्या लाएगा? हरियाली लाएगा। क्या लाएगा? क्या होता है हरियाली से? ग्रीनरी से क्या होता है? करेक्ट। सर ने अच्छा बताया, सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ज्यादा ग्रीनरी मतलब क्या? ज्यादा फोटोसिंथेसिस। स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, फोटोसिंथेसिस क्या काम करते हैं? फिर फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? प्लांट उसका फूड धूप बनाता है, सूर्य किरण पानी दोनों का मिलाव करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से उसका जो अन्न है वो खुद से होके बनाता है। तो इसके जब आप स्प्रेइंग लोगे तो आपको ग्रीनरी ज्यादा मिलेगी, और ग्रीनरी बनने की वजह से आपका फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। और क्या होगा? आपका गन्ना ठंड में बढ़ता है क्या? जब पड़ती है हमारे यहाँ नवंबर से लेके फरवरी तक, ठंड में गन्ने का ग्रोथ होता है क्या? नहीं। क्यों? फोटोसिंथेसिस। करेक्ट। वन ऑफ द रीजन क्या है? उसका धूप कम रहती है। ठंड के सीजन में धूप कम रहती है। धूप मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस कम। ये प्रोडक्ट क्या करने वाला है? फोटोसिंथेसिस बढ़ाने वाला है। करेक्ट। दूसरा कारण क्या होता है? उस समय में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। हार्मोन्स का इम्बैलेंस, गन्ने में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। इसकी वजह से गन्ना बढ़ नहीं पाता। तो आपको क्या करना है? आपको अगर ठंड में गन्ने को ग्रोथ ज्यादा फास्ट करनी है तो उस समय में आपको स्टीमरिज का स्प्रे वहां पे लेना जरूरी है। वो आपका फोटोसिंथेसिस भी बढ़ाएगा, और दूसरा आपके गन्ने में जितने भी हार्मोन्स हैं उस हार्मोन्स का बैलेंस भी अच्छा से रखने वाला है। हार्मोन्स मालूम है ना, ग्रोथ को रेगुलेट करता है। ठंड में क्या होता है? वो हार्मोन्स ट्रिगर नहीं हो पाते, वो वैसे के वैसे ही सिकुड़ जाते हैं, आप बोल सकते हो। लेकिन ये प्रोडक्ट में ऑलरेडी हमने हार्मोन्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसकी वजह से आपका जो गन्ना है वो ठंड में भी बढ़ पाएगा। ओके, तो ठंड में भी आपको इस प्रोडक्ट का क्या करना है? स्प्रेइंग करना है। नेक्स्ट,
नहीं लग रहा क्या? ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का ओके ओके ठीक है, तो स्ट्रिमरिज यूज करना चालू करो। उसके बाद होता है हमारा पायोरेंटिवेंट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? क्या है प्रोडक्ट? यूज किया है स्टिकर, स्प्रेडर, मिक्सर आप बोल सकते हो। आपके जितने भी एग्रोकेमिकल्स है, जितने भी आपके एग्रोकेमिकल आते हैं वो एक तो ऑयल बेस होते हैं या पेट्रोल बेस होते हैं। पेट्रोल पानी में मिक्स होता है क्या? ऑयल पानी में मिक्स होता है क्या? नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से हमें मिक्सर टाइप वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल वहां पे करना जरूरी है। दूसरा, स्प्रेडिंग होना चाहिए। जितने भी आप छिड़काव करते हो उस छिड़काव का स्प्रेडिंग अच्छा होना चाहिए। मतलब क्या, मैंने छिड़काव किया तो इमीडिएट वो लीफ को कवर करना चाहिए, पौधे को कवर करना चाहिए। तो बायोमेंटेनेंस आपका मिक्सिंग भी करेगा, उसके साथ साथ जिस दवाई का आप छिड़काव करते हो, फंगीसाइड हो, केमिकल हो, एस्टिब्रिज जैसा ग्रोथ प्रमोटर हो, उसका स्प्रेडिंग अच्छा करने वाला है। उसकी वजह से का बनने वाला है। उसके बाद आता है हमारा पेनिट्रेशन। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसका पेनिट्रेशन होना जरूरी होता है, तो ये प्रोडक्ट पेनिट्रेशन का भी काम वहाँ पे करने वाला है। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग, स्प्रेडिंग, पेनिट्रेशन ये प्रोडक्ट करके देगा। जो आप केमिकल इस्तेमाल कर सकते हो, ये प्रोडक्ट केमिकल के साथ भी, बायोमेंटेनेंस आप केमिकल के साथ भी वहाँ पे दे सकते हो। तो केमिकल के साथ भी आप इसका इस्तेमाल करते हो तो केमिकल का भी रिजल्ट वहाँ पे बढ़ने वाला है। और आपका जो खर्चा आता है स्प्रेइंग का, वो खर्चा भी वहाँ पे कम होने वाला है। वो अभी कम मात्रा में लगता है, सिर्फ 15 ml के लिए सिर्फ 5 ml लगता है। कितना? 5 ml, बस 5 ml ही इस्तेमाल करना है एक पंप के लिए। 15 लीटर वाला जो हमारा पंप होता है उसके लिए। इसका देखो, यस ठीक है, डेमो वीडियो का जैसे स्क्रीन स्टार्ट होगा, इस प्रोडक्ट के हम डेमो देखने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारा रैपर नाम का प्रोडक्ट। कौन सा? रैपर। ये प्रोडक्ट क्या है? फंगस, किसके लिए? फंगस के लिए। देखो दोस्तों, फंगस आने से पहले हमें उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए। आने के बाद खर्चा के तो क्या होता है? खर्चा पोलियो की रस कब ली? पोलियो इससे पहले नहीं या पोलियो होने के बाद? क्यों? होने के बाद वाला खर्चा बहुत ज्यादा होता है। उसी प्रकार से आप एग्रीकल्चर में काम करते हो, आप किसान भाई हो, आप दवाई का खर्चा देते हो, प्रिवेंटिव वाले प्रोडक्ट का खर्चा देते हो। प्रिवेंटिव वाला प्रोडक्ट सस्ता आता है, और एक बार जो फंगस अटैक हुआ, एक बार जो डिसीज अटैक हुआ, तो उसके छिड़काव का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? फंगस आने से पहले उसका प्रोटेक्शन कर दो, आपका खर्चा कम। तो रैपर नाम का प्रोडक्ट है जो कि आपका फंगस आता है तो फंगस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने का काम ये प्रोडक्ट करने वाला है। क्या करने वाला है? प्रोटेक्शन। चाहिए कि नहीं प्रोटेक्शन? कोरोना का वैक्सीन लिया ना सबने? क्यों लिया? प्रोटेक्शन के लिए। मोबाइल को कवर डालते हैं आगे से भी पीछे से भी, क्यों? प्रोटेक्शन। तो हमारा जो गन्ना है उस गन्ने के लिए भी हमें क्या देना है? प्रोटेक्शन देना है। तो प्रोटेक्शन का काम भी ये रैपर नाम का प्रोडक्ट वहाँ पे करने वाला है। तो वहाँ पे करने का भी प्रोटेक्शन आपको करना है फंगस डिसीज के लिए। वो दूसरा चालू किया है, ये बैनर पे रेड कलर का प्रोडक्ट है, तो इसका तो ये प्रोडक्ट वहाँ पे काम करता है। करेक्ट? समझ में आया? सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम? समराइज करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ानी है, उत्पादन बढ़ाना है, टारगेट डिसाइड करो। कितना लेना है? बीघा में 40 टन चाहिए, 20 टन चाहिए, ये डिसाइड करो पहले। एवरेज कितना चाहिए? 100। एक एकड़ अगर मेरा खेत है तो एक एकड़ में कितना चाहिए मुझे? 100 टन आना चाहिए। दूसरी चीज, 100 टन लाना है तो मुझे 5 चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहला सॉइल फर्टिलिटी, दूसरी चीज करनी पड़ेगी मेरे प्लांटेशन मेथड, साइंटिफिक मेथड से मुझे यूज करना पड़ेगा। तीसरी
चीज करनी पड़ेगी, खाद का अच्छा इस्तेमाल। चौथी चीज वहाँ पे करनी पड़ेगी आपको वाटर मैनेजमेंट, और पांचवी चीज आपको पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल। इन 5 चीजों में सबसे ज्यादा ध्यान किसके ऊपर देना है? सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के ऊपर आपको वहाँ पे ध्यान देना है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाना है मतलब आपका ऑर्गेनिक कार्बन वहाँ पे बढ़ाना जरूरी। ऑर्गेनिक कार्बन किसके लिए काम करता है? बैक्टीरिया के लिए खाद का काम करता है, करेक्ट? बैक्टीरिया के लिए खाद का काम ऑर्गेनिक कार्बन वहाँ पे करता है। उसके बाद वो जो बैक्टीरिया है क्या काम करते हैं? सृष्टि ने दिया हुआ नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेश का कन्वर्जन पौधे को लगने वाले नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेश में करने का काम वो बैक्टीरिया वहाँ पे करते हैं। तो इस प्रकार से आपको बैक्टीरिया का इस्तेमाल वहाँ पे करना। उसके बाद हमने देखा नेटसेप के प्रोडक्ट्स, बायोफिट एन, बायोफिट टी, बायोफिट के। उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट देगा? स्टिमुलेट, करेक्ट ना? स्टिमुलेट जर्मिनेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक आपको इस्तेमाल करना। इस हिसाब से नेटसेप ने एक अच्छी प्रोडक्ट रेंज आपके लिए लाई है। तो सर पीपीटी को रेडी कर रहे हैं, एक वीडियो देखेंगे बायो 99 का रिजल्ट देखेंगे, और उसके बाद हम गुजराती में यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आंसर यहाँ पे करने वाले, ठीक है? 5 सूत्र के ऊपर काम करो, 100% यहाँ पे एवरेज बढ़ता ही है। आप देखो हम शुगर के फार्मर्स है, पानी है हमारे पास, लेकिन उस पानी का इस्तेमाल, हमारे पैसे का इस्तेमाल सही तरह से करो, वरना क्या होता है हमारे बोला जाता है। मैं एमएनए डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, कौन सा? शिरडी मालूम है? शिरडी वाला डिस्ट्रिक्ट एमएनए डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा शुगर केन का क्रॉप होता है। किसका? शिरडी में जब जाते हो आपको क्या दिखेगा? तो रोड के दोनों तरफ गन्ना ही दिखाई पड़ेगा। एशिया का फर्स्ट फैक्ट्री वहाँ पे, एशिया का फर्स्ट शुगर फैक्ट्री वहाँ पे। तो उस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, वहाँ पे शुगर केन के ऊपर बहुत सारा रिसर्च वहाँ पे चालू रहता है। वहाँ पे भी हमने ऑलरेडी वहाँ पे यूनिवर्सिटी है एमपीकेवी राउरी, मालूम होगा आपको, कृषि विद्यापीठ राउरी करके है। जैसे आपका नवसारी यूनिवर्सिटी है, आनंद यूनिवर्सिटी है, उसी प्रकार के इंडिया का सबसे अच्छा राउरी विद्यापीठ वहाँ पे है, जहाँ पे इसके ऊपर बहुत ज्यादा किया जाता है। हमारे प्रोडक्ट वहाँ पे भी हमने ट्रायल के लिए मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में हम प्रोडक्ट देते हैं। शिवमोगा यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पे जूनागढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो तरह तरह के यूनिवर्सिटीज के अप्रूवल इस प्रोडक्ट को है। उसके बाद जिस प्रोडक्ट को इकोसर्ट का सर्टिफिकेशन प्राप्त है, किसका? इकोसर्ट मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट का बॉडी होता है इकोसर्ट। इकोसर्ट का सर्टिफिकेशन भी इस प्रोडक्ट के लिए प्राप्त है। तो ऐसे कई सारे सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही ये प्रोडक्ट हमने बनाए हुए हैं। इसके रिजल्ट्स आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाई पड़ेंगे। आप फेसबुक करो, यूट्यूब करो, कहीं पे भी आप सर्च करो, सभी प्रोडक्ट के हर एक लैंग्वेज में, नॉट ओनली गुजराती, मराठी, कन्नड़ा, वहाँ पे बंगाली, हर एक लैंग्वेज में हर एक प्रोडक्ट का रिजल्ट्स आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। ये बायो 99 प्रोडक्ट जो मैंने बताया था, मैं मिक्सिंग, स्प्रेडिंग और पेनिट्रेशन का काम अच्छी तरह से करता हूँ। वीडियो प्ले करो प्रतीक, वीडियो हमारे पास जिसका नाम है बायोफिट। गोबर खाद में इस्तेमाल करते हो क्या? करते हैं क्या गोबर खाद का? क्यों करते हैं? जैविक है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। लेकिन ऐसा बोला जाता है जो हमारा गोबर है, जो हमारा गोबर है उसमें कम से कम दो समर, 2 विंटर और 2 रेनी सीजन, मतलब कम से कम 2 साल पूरा किया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 साल उस गोबर में, मतलब क्या? वो पूर्ण तरह से डिकम्पोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी हार्वेस्ट डिकम्पोज होने के लिए टाइम दे देंगे। एक गन्ना खाया, दूसरा चालू टाइम कपास लिया, उसके बाद हमारा काम कर चालू। तो फार्मर के पास टाइम, वो क्या कर रहे हैं? गोबर रोज निकालते हैं, डालते जाते एक गड्ढा डीप बनाते हैं और डीप को उठा के हमारे जमीन में डाल देते हैं। इसके क्या होता है दोस्तों? इस गोबर का आपकी खेती के लिए ज्यादा उपयोग नहीं होता। आपका गोबर जितना डिकम्पोज रहेगा उतना ज्यादा
फील्ड को मिलने वाला है। अगर आपने अनडिकम्पोज गोबर डाला स्पेशली शुगर केन में, तो आपको सॉइल बॉर्न डिसीज वहां पे देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सॉइल बॉर्न डिसीज। शुगर केन तोड़ा तो अंदर से रेड दिखाई पड़ता है, शुगर केन कट किया तो अंदर से कई जगह रेड होता है। क्यों होता है? एक रॉट नाम का डिसीज वहां पे आता है, घूमनी होता है, नीचे कीड़ा आता है शुगर केन में, व्हाइट ग्रब, क्या बोलते हैं सर उसको, घूमनी को? व्हाइट ग्रब को गुजराती में जो वाली आती है, जो शुगर केन में नीचे सर क्यों आती है? क्योंकि आपने जो फील्ड में गोबर डाला है वो अनडिकम्पोज्ड है। क्या है? अनडिकम्पोज्ड है, उसका अच्छी तरह से विघटन हुआ ही नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है? आपके सॉइल का एक तो टेम्परेचर बढ़ता है। क्या होता है? अनडिकम्पोज्ड गोबर डालने से सॉइल का टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरी चीज होती है आपके सॉइल में तरह तरह के फंगस का अटैक होता है। तीसरी चीज होती है आपके सॉइल का पीएच इंबैलेंस होता है। क्या होता है? पीएच इंबैलेंस होता है। ऐसे कई सारे ड्रॉबैक्स भी है अनडिकम्पोज्ड गोबर डालने के। आपको क्या करना चाहिए? गोबर को अच्छी तरह से डिकम्पोज करके ही डालना चाहिए, लेकिन हमारे फार्मर के पास समय नहीं है। वो क्या करते हैं? सिर्फ उठाते हैं, एक बार ऐसा बड़ा ढीक हो, जब प्लांटेशन करना है उठाते हैं और ट्रैक्टर में भर के डाल देते हैं। इससे नुकसान होता है दोस्तों। आपको क्या करना चाहिए? आपका फील्ड में जब आप गोबर डालते हो, उस गोबर का अच्छी तरह से विघटन होना, डिकम्पोजिशन होना जरूरी है। उस विघटन को करने के लिए नेटसम ने बायोफिट कल्चर नाम का प्रोडक्ट लाया। कौन सा? बायोफिट। ये प्रोडक्ट की ताकत क्या है? नॉर्मली जब हम डिकम्पोजिशन का स्पीड देखते हैं, कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं। मतलब खड्डा किया, खड्डा करते हैं, गड्ढा, उस गड्ढे में गोबर डालते हैं, उसके ऊपर कुछ पत्ते डालते हैं, फिर गोबर डालते हैं, कुछ मिट्टी डालते हैं, उस गड्ढे को ढक के रखते हैं। और ढक के रखने के बाद 6-7 महीने बाद वो गड्ढा खोलते हैं, तब जाके हमें एक अच्छा कंपोस्ट वहां पे मिलता है। ये प्रोसेस है 6-7 महीने का। लेकिन इस प्रोडक्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो कम से कम 40 से 60 दिन में आपको रेडी कंपोस्ट वहां पे कहीं मिलेगा। कितने दिन में? 40 से 60 दिन में। अगर फार्मर ने इसका इस्तेमाल किया तो उसका जो गोबर है, उसकी जो गोबर की क्वालिटी है 100% बढ़ाने वाला। तो इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपका जो डिकम्पोजिशन है, आपका जो गोबर इस्तेमाल कर रहे हो, वो गोबर से बेनिफिट नहीं मिलने वाले। उसका ट्रीटमेंट हमें किससे करना है? बायोफिट कल्चर से करना है। इसका कल्चर के साथ ट्रीटमेंट करने से क्या होगा? सबसे पहला आपकी गोबर की क्वालिटी बढ़ेगी, आपके गोबर में कार्बन का परसेंटेज वहां पे बढ़ेगा, ऑर्गेनिक कार्बन का। तीसरी चीज, आपके गोबर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश भी रहता है। इसकी वजह से हम उसको डालते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश का भी परसेंटेज वहां पे बढ़ने वाला है। तो आपकी गोबर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए नेटसफ में बायोफिट कल्चर नाम के प्रोडक्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। कैसा करना है ये आपको पता है, डोंट वरी। तो ऐसा प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लाया हुआ बायोमेंटेनेंस का वीडियो। सभी प्रोडक्ट के बाद एक बायोमेंटेनेंस का रिजल्ट देखेंगे, किस तरह से ये पूरे पत्ते को कवर करता है, इमीडिएट रिजल्ट्स कैसे दिखाई जाएंगे। ये नीचे वाला उसको फटाफट अच्छी प्रोडक्ट रेंज वहाँ पे लाए। कुछ टेक्निकल चीजों की वजह से हम यहाँ पे आपको वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन अगले सेशन में हम 100% वो वर्कआउट। हाँ दिख रहा है सबको? एक पत्ता लिया है, उस पत्ते में पानी का ड्रॉप डाला है, फिर एक काड़ी लेके बायोमेंटेनेंस का टच वहां पे अगर ये आदमी करेगा, ये ताकत है इस प्रोडक्ट की दोस्तों। आपने पानी के ऊपर एक ड्रॉप
तेल भी डाला उसका, तो आपके पानी को अच्छी तरह से स्प्रेडिंग करने का काम ये प्रोडक्ट वहाँ पे करने वाला है। तो एक बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट वहाँ पे दिया गया है। दूसरा वीडियो है स्टिमरिश का। ये मराठी में बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करूँगा। देखो इसका मैरीगोल्ड का फील्ड है, इसमें स्टिमरिश का इस्तेमाल इसमें किया है और स्टिमरिश की वजह से व्हाइट में कैसे डेवलप होता है ये इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। आपण सांगतो स्टिमरिश हे पडद्यावरचं काम करतं. याचा जर रिझल्ट मुलीसाठी बघितला तर मुलीवरती थोडंसं जबरदस्त रिझल्ट आहे. हे जे मुलीचं झाड आहे त्याला फुलं पडणार आणि याची मुली घेऊ शकता. अशी पुढे जबरदस्त पांढरीपणा वाढवायचं काम आपण स्टिमरिश आहे. व्हाइट फ्रूट का डेवलपमेंट में कहाँ तक आगे है उसका? बोला यहाँ पे थोड़ी तक दो हफ्ता तक उसका व्हाइट फ्रूट का डेवलपमेंट तो ऐसा बहुत ही अच्छा रिजल्ट स्टिमरिश के माध्यम से हमारे व्हाइट फ्रूट के लिए आता है। तो स्टिमरिश का इस्तेमाल करना है हमें व्हाइट फ्रूट के लिए। तो ऐसे अच्छा प्रोडक्ट रेंज हमने नेटसम की ओर से आप सभी किसान भाइयों के लिए लाया है, जो आपको 100% गारंटी रिजल्ट का देगा ही देगा आपके लिए। ये जो प्रोडक्ट है कंपनी ने 23 साल की मेहनत है। कितने साल की? ये नेटसम आज चालू हुआ कंपनी, ऐसा नहीं ऐसा है बेटे, उनको मालूम है बहुत पुरानी कंपनी है। 23 साल से जब इंडिया में ऑर्गेनिक का मार्केट नहीं था तब से हम ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचे। कब से? 2003 से लेके आज 2000 कितना चल रहे हैं? 24 साल, 21 साल हो चुके हैं हमें इस प्रोडक्ट के माध्यम से। वो 4 करोड़ों की संख्या में फार्मर्स को हमने इस प्रोडक्ट के माध्यम से सेवा दी है। आप YouTube पे जाओ, Facebook पे जाओ, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ, सिर्फ बायोफिट रिसर्च सर्च करो, आपको कई सारे लैंग्वेज में गुजराती, मराठी, कन्नड़ा, बंगाली सभी लैंग्वेज में हमारे सभी प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आपको वहाँ पे दिखाई मिलेंगे। तो इसी तरह से आज का जो शुगर केन का मेरा सेशन है मैं यहाँ पे वाइंड अप करना चाहूँगा और मैं यहाँ पे हमारे सर को यहाँ पे इन्वाइट करूँगा। इसके बाद हम हमारे गुजराती में एक सेशन सुनने वाले इस मेरे सेशन